हमारा ये सफर शुरू होता है 14 अप्रैल 1891 को। सेंट्रल प्रोविंस के एक छोटे से मिलिट्री टाउन महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के 14th और आखिरी संतान भीमराव रामजी अंबेडकर। रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में एक सूबेदार मेजर थे। घर का माहौल डिसिप्लिन से भरा था और कबीर के दोहे की गूंज हर शाम सुनाई देती थी। लेकिन इस घर के चौखट के बाहर एक ऐसी दुनिया थी जो भीमराव के लिए कांटों से भरी होने वाली थी। जब भीमराव सिर्फ 5 साल के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। एक नन्हा बच्चा जिसने अभी तक ठीक से दुनिया को नहीं देखा, उसके सर से माँ का साया उड़ गया। उनके पिता, जो खुद एक शिक्षित इंसान थे, उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बच्चों को इतना पढ़ाएंगे कि ये समाज उन्हें नजरअंदाज ना कर सके। लेकिन शिक्षा का ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। सोचे, एक नन्हा सा बच्चा नए कपड़े पहनकर उम्मीद से भरे आंखों के साथ स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसे बताया जाता है कि वो बाकी बच्चों के साथ बेंच पर नहीं बैठ सकता। उसे एक बोरी अपने साथ घर से लानी पड़ती थी और उसे क्लास के एक कोने में जमीन पर बैठना पड़ता था। इतना ही नहीं, जब स्कूल की छुट्टी होती तो वो बोरी बाकी बच्चों के साथ वहां नहीं छोड़ी जाती थी। उसे वो गंदी बोरी रोज अपने साथ घर वापस ले जानी पड़ती थी, क्योंकि उसे छूने से भी बाकी बच्चे अपवित्र हो जाते। लेकिन सबसे दर्दनाक था वो मंजर जो इतिहास में नो प्यून नो वाटर के नाम से दर्ज हुआ। भीमराव को स्कूल के घड़े को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। जब उन्हें प्यास लगती तो वो घड़े के पास खड़े हो जाते थे और स्कूल का प्यून ऊपर से उनकी हथेलियों में पानी उड़ेलता था। जिस दिन प्यून नहीं आता, उस दिन भीमराव को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। सोचिए उस मासूम बच्चे की मनोस्थिति। एक तरफ वो किताबों में महान ज्ञान पढ़ रहा था और दूसरी तरफ एक बूंद पानी के लिए भी वो किसी दूसरे का मोहताज था। ये अपमान उनके नन्हे दिमाग पर एक गहरी लकीर खींच रहा था। एक और वाकया उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। एक बार भीमराव अपने भाइयों के साथ सातारा से मसूर जा रहे थे। उन्होंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली। गाड़ी वाला शुरू में तो तैयार हो गया, पर जैसे उसे पता चला कि ये बच्चे महार जाति से है, उसने उन्हें गाड़ी से उतरने को कह दिया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी और उसके बैल भ्रष्ट हो जाएंगे। उन बच्चों ने दुगना किराया देने का वादा किया और शर्त ये रखी गई कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे और गाड़ी वाला पीछे पीछे पैदल चलेगा। उस अंधेरी रात में एक सुनसान रास्ते पर जब उन बच्चों को लग रहा था कि शायद उन्हें मार दिया जाएगा, तब भीमराव ने पहली बार महसूस किया कि उनकी काबिलियत, उनकी मासूमियत, उनका बचपन कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ उनकी जाति ही उनकी पहचान है। 1904 में उनका परिवार मुंबई चले गया। वहाँ उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। हालत वहाँ भी इतनी आसान नहीं थी। संस्कृत पढ़ने की उनकी दिलचस्पी को ये कहकर ठुकरा दिया गया कि एक शूद्र वेदों की भाषा नहीं सीख सकता। उन्हें जबरन परिछन पढ़ने को कहा गया, पर भीमराव हार मानने वाले में से नहीं थे। वो रास्तों को तेल के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ते रहे। उनके पिता उन्हें जगाने के लिए खुद जागा करते थे ताकि उनका बेटा थककर सो ना जाए। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1907। भीमराव ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास किया। आज के ज़माने में ये एक मामूली बात लग सकती है, पर उस वक्त के एक अनटचेबल लड़के का मैट्रिक पास करना पूरे देश के लिए एक चमत्कार ही था। इस खुशी में उनके परिवार ने एक बड़ा जलसा किया, जहां महान समाज सुधारक दादा केलुस्कर ने उन्हें गौतम बुद्ध की एक बायोग्राफी तोहफे में दी। उस दिन भीमराव के हाथ में सिर्फ एक किताब नहीं आई थी, बल्कि उन्हें वो रास्ता मिल गया था जो आगे चलकर उन्हें बोधिसत्व बनने की तरफ ले जाने वाला था। चैप्टर 2 यहाँ खत्म होता है, एक लड़की की जीत पर जिसने धूल से निकलकर तारों को छूने की ठान ली थी। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। कैसे एक गरीब परिवार का ये लड़का अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचेगा, कैसे एक अनटचेबल लड़का विश्व का सबसे बड़ा स्कॉलर बनेगा। ये सभी चीजें जानने के लिए चैप्टर 3 जरूर देखिए।